हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय नेम इज अमन त्रिवेदी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 2 के जो पेपर हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इन वीडियो सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने पहले पेपर की बात करी थी जो कि 2 नवंबर को कंडक्ट हुआ था, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 जनवरी 2024 को कंडक्ट हुए पेपर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर हमारी प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कई सारे वीडियोस देख सकते हैं। जैसे मैथ का क्रैश कोर्स पूरा अवेलेबल है, ग्रामर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जीके का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जॉब डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, करंट स्टैटिक की ये आपकी पीडीएफ अवेलेबल है, वर्ड पावर मेड इजी अवेलेबल है, करंट मंथली करंट अफेयर्स कंप्यूटर का पूरा मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा आरबी रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप। rblearning.com ये हमारी वेबसाइट है जिसपे आप जाके प्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट परचेज भी कर सकते हैं। ऑफिसर्स बैच है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। ऐप को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सम अदर बैचेस एज वेल। एज आई सेड, हम बात करने वाले हैं सीएचएसएल 2023 टीयर 2 के पेपर के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा डिकेडेंस है। ठीक है, आपको यहां पर अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है। आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ENCE, अगर ENCE लगा होता है तो इसका मतलब हो जाता है, वर्ड हो जाता है हमारा नाउन। ठीक है, तो ये तो हो गया सफिक्स फॉर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिकेड हो रहा है और ये वर्ड किसके जैसा साउंड करता है? डिके। ठीक है, क्या साउंड करता है ये वर्ड? डिके होना। डिके होने का मतलब क्या है? किसी भी चीज में कम होना कुछ। ठीक। फ्लावरिंग मतलब फ्लावर से रिलेटेड हो गया, कुछ बढ़िया हो रहा है, ब्लूमिंग हो रहा है। स्पिरिटेड एंड डिस्पिरिटेड मतलब उत्साह में कमी हो रही है किसी के। और लिबरेट मतलब होता है टू सेट फ्री, किसी को आजाद कर देना। लिबरेट मींस टू सेट फ्री। तो बचा हमारा शब्द जो है वो एक ही है यहाँ पर, दैट इज डिक्लाइन। तो डिकेडेंस मतलब होता है डिक्लाइन या फिर डिके करना। डिकेडेंस एज आई सेड कि डिक्लाइन से संबंधित है, डिके से संबंधित है, तो इसलिए इसका सिनोनिम डिके होना हो जाएगा। ऑलराइट, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज श्यामा लुक्स इनोसेंट बट इन रियलिटी शी इज कनिंग। आपको इसमें इस वर्ड के लिए अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर दिस सेंटेंस। कह रहा है श्यामा जो है वो इनोसेंट लगता है बट एक्चुअली में वो कनिंग है। ठीक है, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जैसा वो दिखता है वो वैसा है नहीं। क्वेश्चन है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि भाग्य जो है वो उसी का साथ देता है जो कि ब्रेव होता है। फॉर्चून मतलब भाग्य, फेवर करता है किसका? जो साहसी होता है, जो ब्रेव होता है, भाग्य भी उसका ही साथ देता है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, शेक्सपियर ने कहा था। मतलब खूबसूरती जो है वो देखने वाले की आंखों में लाया करती है। मतलब एक ही चीज आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है और किसी के लिए खराब हो सकती है, तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि वो उस चीज को कैसे देख रहा है। इस पर निर्भर करता है कि कोई चीज कैसी है। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। लिखा है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी भी किताब को आप उसके कवर को देख के मत जज कर लो कि अगर वो दिख रहा है कि बहुत अच्छा सुंदर कवर है तो वो अच्छा ही होगा। हो सकता है बुक का कंटेंट उतना अच्छा ना हो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि जैसे सारी सारी चीजें आपको एक बास्केट में नहीं रखनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य ये हो गया कि भाई फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, तो ये नहीं कभी करना चाहिए कि सारा पैसे का एक ही शेयर खरीद लिया। तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर बास्केट गिरी तो सारी एग्स फूट जाएंगे। इसलिए अलग अलग बास्केट में रखोगे तो एक आध बास्केट के एग्स फूट भी गए तो बाकी बच जाएंगे। ठीक, तो यहां पर क्या है कि वो दिखता इनोसेंट है बट है नहीं। तो इसके लिए करेक्ट इडियम क्या हो गया हमारा? सिंपली हो जाएगा डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि कवर के आधार पे आप ये जजमेंट मत पास करिए कि वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि दिखता तो इनोसेंट है, नहीं कवर तो इनोसेंट का है लेकिन है नहीं, है वो कनिंग। ठीक है, आपको यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस आपका स्लीप, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी दवाई जिससे नींद आती है। तो एनर्जेटिक करेगा तो उससे नींद नहीं आएगी। ठीक है, रिवाइवर क्या होगा? रिवाइव करना। जैसे पबजी में आप अगर आपको एक शॉट लग गया है तो आप रिवाइव करता है आपका साथी, पुनः आपको एनर्जाइज करता है, तो एनर्जाइज करने वाली बात है। स्टिमुलेंट क्या होता है? जो स्टिमुलेट कर दे आपको एक्साइट कर दे, दैट इज स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेंट भी नहीं होगा।
वर्ड सही क्या है हमारा, सिडेटिव। सिडेटिव्स हम कहते हैं उसे जो आपको सिडेट करे, यानी कि स्लीप इंड्यूसिंग एक्सक्यूज मी, स्लीप इंड्यूसिंग हो, आपको नींद आए जिस दवा को खा के, दैट इज कॉल्ड सिडेटिव। ठीक है, प्रीवियस ईयर से है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। He said to the mechanic, will you have the car ready by tomorrow morning? आपको इसका इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, आपने यहां लिखा हुआ है said to और यहां लिखा हुआ है will। अगर रिपोर्टेड वर्ब आपकी पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो ये will जो है आपका would में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, यहां पे would आ रहा है, यहां will आ रहा है, हटा दीजिए, यहां will आ रहा है, हटा दीजिए, यहां would आ रहा है। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए, कभी भी किसी मॉडल वर्ब के साथ में यदि हैज आना है तो वो हमेशा हैव आएगा, कभी भी इसके साथ में हैज नहीं आ सकता है, हैज का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो हैज का प्रयोग नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें वुड हैव इन्होंने प्रयोग किया है, तो आंसर हमारा पहला हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमेशा ऑप्शंस की मदद से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ऑप्शंस की मदद से आप सॉल्व नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो हमेशा जो क्वेश्चन सॉल्व करिए वो ऑप्शंस की मदद से ही सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर गंगा हैज सम ऑफ द प्योरर वाटर ऑन द अर्थ। आपको इसका कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वर्ट्स द सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि यहां पर आपने प्योरर वाटर लिखा है, प्योरर क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को आपको सुपरलेटिव में बदलना है, तो प्योरर की जगह क्या हो जाएगा, प्योरेस्ट। ठीक, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। यहां पर आपने मोस्ट भी यूज किया है और प्योरेस्ट भी यूज किया है, तो आपको पता है कि डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव इज ऑलवेज अवॉइडेड। भाई जब आपने एक बार ईएसटी लगा दिया तो आपको मोस्ट लिखने की क्या जरूरत है, कोई सेंस नहीं बनता मोस्ट का। यहां आपने प्योरेस्ट लगाया, यहां आपने मोर प्योरेस्ट लगाया, तो मोर प्योरेस्ट का मतलब तो हो गया कि कंपैरेटिव भी लगा दिया और सुपरलेटिव भी लगा दिया, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, तो ये भी हटा दीजिए। अब देखो, द रिवर गंगा हैज सम ऑफ द वेरी प्योरेस्ट वाटर ऑन द अर्थ एंड द रिवर गंगा हैज सम ऑफ द प्योरेस्ट वाटर ऑन द अर्थ। तो वेरी प्योरेस्ट का भी सेंस नहीं है, वेरी का प्रयोग हम सिंपली पॉजिटिव डिग्री को के साथ में करते हैं, वेरी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं करते हैं, इसलिए जो सही जवाब आएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा, लिखा है द प्योरेस्ट वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है, चाहे वो आपने सीपीओ वाला पेपर देखा हो और चाहे सीजीएल सीएचएसएल वाला पेपर देखा हो, जो क्वेश्चंस एसएससी पूछ रही है सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड पूछ रही है। आप देख पा रहे हो कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को करने में अच्छी चीज ये होती है कि हमें पता होता है हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी रैंडमली पूछ रहे हो, तो नहीं, अगर कुछ भी पूछने लगते हैं तो फिर हमें पता नहीं होता कि वो क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको इसे पैसिव वॉइस में लिखना है, दे बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर। सेंटेंस में लिखा हुआ है लास्ट ईयर, यदि आपके वाक्य में यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, इस प्रकार से कुछ भी प्रयोग होता है तो वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस होता है तो वर्ब के साथ में सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, और अगर निगेटिव होता है तो डिड के साथ में नॉट आता है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, करेक्ट। पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका प्रयोग हो जाता है वॉज, इसका चेंजमेंट हो जाता है वॉज या फिर वर में, और उसके साथ आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहां लिखा है बिल्ट, तो यहां लिखा है वॉज बीइंग, वॉज बीइंग आता है पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में। यहां लिखा है हैड बीन, नहीं आता है। यहां लिखा है इज बीइंग, ये भी नहीं आता है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, थर्ड। अ न्यू हाउस वॉज बिल्ट बाई देम लास्ट ईयर। कोई कंफ्यूजन? हमेशा ध्यान रखिए, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है या एक्टिव पैसिव का सवाल है, आपको क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। आपको सवाल हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से नहीं सॉल्व करोगे तो गलती होने की संभावना अधिक रहती है। दिखता है, while astrology has a long history, it is generally considered pseudoscience। है कि while एस्ट्रोलॉजी का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन सामान्यतः
इसे एक सूडो साइंस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो इट इज जनरली कंसीडर्ड अ सूडो साइंस। बताइए व्हाट इज द करेक्ट कंसीडर्ड सूडो साइंस, व्हाट इज द करेक्ट एरर इन दिस क्वेश्चन। पता करिए इसमें एरर क्या है, सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है। व्हाट इज द ग्रामेटिकल एरर इन दिस क्वेश्चन। While astrology has a long history, while astrology has a long history, it is generally considered pseudoscience. क्या होगा बताइए। देखिए सिंपली यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पे इन्होंने लिखा है सूडो कंसीडर्ड सूडो साइंस। ठीक है, व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन। वाइल एस्ट्रोलॉजी, देखिए वाइल एस्ट्रोलॉजी, वाइल का प्रयोग आप कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के साथ में सिंगुलर का प्रयोग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अ लॉन्ग हिस्ट्री, इट इज जनरली कंसीडर्ड सूडो साइंस, इट इज जनरली कंसीडर्ड सूडो साइंस। व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन बताइए। So in this question the error given is in fourth option, that is considered pseudoscience। देखिए क्वेश्चन में लिखा है while astrology, while का प्रयोग यहां सही है, एस्ट्रोलॉजी सिंगुलर है, has बिल्कुल सही है, has a long history, it is generally considered pseudoscience। अब यहां पर देखिए क्या है, जो आंसर दिया गया है वो दिया है फोर्थ, कंसीडर्ड pseudoscience। तो प्रोबेबली जो एसएससी ने आंसर दिया है वो ये सोच के दिया है कि कंसीडर्ड एज pseudoscience होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये देखो ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर जो है ये गलत दिया है। क्यों? क्योंकि यार देखो कंसीडर के साथ में आप एज लगाते भी हो और नहीं भी लगाते हो। आपको मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है हमारी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अगर आप उस पर कंसीडर सर्च करोगे तो आप इसमें एक चीज देखोगे कि देखो यहाँ पे कंसीडर समथिंग लिखते हैं ये लोग। ठीक है, कंसीडर समथिंग के अलावा आप ये देखो कंसीडर समथिंग, समबडी समथिंग, और उसके बाद डायरेक्ट नाउन आप लगा सकते हो। आई कंसीडर हर अ फ्रेंड, देखो आप यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि वो साफ लिखा हुआ है, आई कंसीडर समथिंग समबडी, आई कंसीडर हर फ्रेंड। तो सिंपली आप विदाउट एज लगा सकते हो, बट आप साथ में एज भी लगा सकते हो, कंसीडर समथिंग समथिंग एज समथिंग, ये भी दोनों ही सही है। ठीक है, तो अगर यहां पर उन्होंने प्रयोग नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है इसका गलत दिया हुआ है एसएससी ने, आंसर इसका होना चाहिए नो एरर। अगर आप लोगों ने इसको चैलेंज नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट यू टू चैलेंज दिस क्वेश्चन, ये आंसर सही था अपनी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव 3 सिस्टर्स, मीरा इज द एल्डर एंड द चारू इज द यंगेस्ट। बताइए व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन। देखो आपने यहां लिखा 3 सिस्टर्स, अगर 3 सिस्टर हैं तो कंपैरिजन जो हो रहा है यहां पर वो मोर देन 2 में हो रहा है। यदि मोर देन 2 में हो रहा है तो एल्डर नहीं आएगा, एल्डेस्ट होगा। ठीक है, सिस्टर है, ब्लड रिलेटिव है, तो एल्डेस्ट सही है, और यहां देखो आप यंगेस्ट आपने लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो एल्डर का कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जो होता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जो होता है वो 2 के लिए होता है, 2 से अधिक के लिए आप सुपरलेटिव का प्रयोग करते हो, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हो। तो यहां पर एल्डेस्ट होगा, ना कि एल्डर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द सेल्स पर्सन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफर्ड अ स्नीक पीक ऑफ द प्रोजेक्ट एज वी एक्सप्रेस्ड आवर इंटरेस्ट इन द एरिया एंड एमिनिटीज। तो आपको यहां पर स्नीक पीक का बेसिकली मीनिंग बताना है। स्नीक पीक क्या होता है? जैसे किसी को चुपके से देखना, तो स्नीक पीक वीडियोस आजकल खूब बनते हैं ना, स्नीक पीक वीडियोस, मतलब हल्का फुल्का आपको टीजर देंगे, दिखाएंगे कि कैसा है ये चीज। ठीक, तो कह रहा है जो सेल्स पर्सन ऑफ द प्रोजेक्ट था उसने ऑफर किया कि प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में उसने स्नीक पीक दिया, हल्की फुल्की जानकारी दी। गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग, टू ट्राई समथिंग न्यू, सेंडिंग अ ब्रीफ लेटर, टू बी इन अ विनिंग पोजीशन। देखो जीतने से कोई लेना देना नहीं है, ब्रीफ लेटर भेजने से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नया ट्राई करने से कुछ लेना देना नहीं है। आंसर हो जाएगा गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज का प्रीव्यू देखना कि क्या होने वाला है, वही इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है करंटली मित्तू एंड बिट्टू डैश हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। आपने यहां साफ साफ लिखा हुआ है करंटली। यही बात मैं शुरू में कह रहा था कि जो क्वेश्चन पेपर आया है वो बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड है, आपसे बेसिकली टेंस का सवाल पूछ रहा है। वर्ब का प्रयोग कब होता है? वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करने के लिए सेंटेंस में कोई तो पास्ट इंडेफिनिट डिपिक्ट करने वाला एडवर्ब होना चाहिए था, कोई नहीं है, इसका मतलब वर्ब नहीं होगा।
ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट डिपिक्ट करने के लिए एडवर्ब्स क्या होते हैं, जैसे यस्टरडे हो जाए, एगो हो जाए, लास्ट नाइट हो जाए, इस प्रकार के वर्ड। कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नहीं होगा। आपने लिखा हैव वर्कड, हैव वर्कड मतलब वो कर चुके हैं, हैव वर्कड प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस बात को एक्सप्रेस करता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो हाल में हुआ है, रिसेंटली, दे हैव वर्कड रिसेंटली, तो हाल में जो कुछ हुआ है। यहां कह रहे हो करंटली, अभी भी कर रहे हैं, करंटली कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में टेंस में आएगा, प्रेजेंट की बात है तो पास्ट में नहीं आएगा, आंसर क्या होगा, सेकंड। तो करेंटली मित्तू एंड बिट्टू आर वर्किंग हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है कीप योर चिन अप, इस इडियम को कौन सा सेंटेंस में सही अर्थ निकल कर आता है। तो कीप योर चिन अप का मतलब क्या होता है, देखो बहुत कॉमन है इडियम है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है भाई, अगर आप उदास हो, आप बार बार हार रहे हो, तो आपका चेहरा लटक जाता है, आप मुंह झुका के चलने लगते हो, तो चिन अप मतलब हो गया, चिन मतलब थोड़ी अप करके चलो, यानी कि थोड़ा सा अपने अंदर उत्साह भर के चलो, तो मोटिवेट करना किसी को, कीप योर चिन अप मतलब डिफिकल्ट पोजीशंस में भी अपना हौसला बरकरार रखना, ठीक। The students diligently completed their homework assignments before the deadline, मतलब कड़ी मेहनत करी। Despite facing setbacks, she remained positive and determined to achieve her goals. The hiker enjoyed the breathtaking view from the mountain top, taking the natural beauty. Enjoy करने में कुछ भी चिनअप जैसा नहीं है, हार्ड वर्क में कुछ चिनअप जैसा नहीं है। द साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड गैदर्ड डेटा टू सपोर्ट हिज रिसर्च हाइपोथेसिस, इसमें भी चिनअप जैसा कुछ नहीं है। सेकंड आंसर में कह रहा है कि डेस्पाइट यानी कि कई सारे सेटबैक्स झेलने के बावजूद वो लगातार पॉजिटिव रही और डिटरमिन्ड रही अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड, मतलब डिस्पाइट सेटबैक्स उसने अपनी चिन अप रखी, हौसला बरकरार रखा। क्वेश्चन नंबर 12, a man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never be welcome in any other organization। देखो अ मैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई, ठीक है, हु का प्रयोग सही है। अक्यूज के साथ में ऑफ आता है, हैज बीन के साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग हो रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। इन एन अर्लियर जॉब, पिछली जॉब में, ही विल नेवर बी, विल बी के साथ में कौन सी हेल्पिंग, कौन सी वर्ब आती है, विल बी के साथ में कौन सी वर्ब आती है, विल बी के साथ में आप यूज करते हो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। विल बी के साथ में या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हो और या फिर विल बी के साथ में आप यूज करते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब यूज करते हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और विल बी प्लस वर्ब थर्ड यूज करते हो पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में आप विल बी प्लस वर्ब थर्ड यूज करते हो। अब आपको देखना है कौन सा टेंस आ रहा है। A man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never be welcoming in, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे पिछली नौकरी में के ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा हो, उसको कभी भी वेलकम नहीं किया जाएगा अपने फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात तो यहां कुछ नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है कि मैं कल 10 बजे ऑफिस में पढ़ा रहा होऊंगा, सो टुमारो एट 10 AM आई विल बी टीचिंग इन माई ऑफिस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर में वो कार्य जारी रहेगा। यहां कोई कार्य जारी नहीं रह रहा है, एक फैक्ट बताया जा रहा है, फ्यूचर की एक बात कही जा रही है। तो ये सिंपली किसमें है, पैसिव में, ठीक है। तो वेलकम किया जाएगा कौन, ही विल, वो व्यक्ति वेलकम नहीं करेगा, उसका वेलकम कोई और व्यक्ति करेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, पैसिव है। यदि सब्जेक्ट हमारा पैसिव है तो यहां पर वेलकम की जगह क्या आएगा, वेलकम्ड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। ही विल नेवर बी वेलकम्ड हो जाएगा यहां पर, ठीक है। एक सेकेंड, आंसर इसमें इन्होंने फोर्थ दिया है क्या, लेट मी सी इट, लेट मी चेक इट। अगर इन्होंने आंसर फोर्थ दिया है तो ये भी सवाल गलत हो जाएगा। लेट मी चेक इट एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगेन एसएससी ने ये क्वेश्चन भी गलत ही दिया है, मतलब
बड़ा ही absurd है कि अगर इसका आंसर उन्होंने ही विल नेवर बी दिया है, पता नहीं क्यों दिया यार, ये तो नहीं होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, विल नेवर बी यूज हो रहा है, ही विल नेवर बी वेलकम्ड ही होगा, क्योंकि रीजन सिंपल सा है, वेलकम यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, सेंटेंस हमारा पैसिव में ही है, ही विल, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ही, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, इस वाले सेंटेंस का कंजंक्शन से यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली कंजंक्शन भी मिसिंग है यहाँ पर, तो एक मान लो, ठीक है, बेसिकली कंजंक्शन मिसिंग है, बट उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉमा लगा दिया उन्होंने, वो बेसिकली ज्वाइन भी नहीं कर रहा है दो सेंटेंसेस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन एरर यहाँ पर वेलकम ही होना चाहिए, सेकंड पार्ट में ही एरर होगा। उन्होंने शायद कंजंक्शन का एरर दिया है कि यहाँ पर एंड लगाना चाहिए या कोई कंजंक्शन लगाना चाहिए, बट वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे कॉमा या सेमीकोलन लगा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती, सेंटेंस अलग अलग हो जाते हैं हमारे। ही विल नेवर बी वेलकम्ड ही होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है और ही कार्य नहीं कर रहा है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, क्योंकि उसका स्वागत अन्य लोग करेंगे, वो खुद का स्वागत नहीं करेगा। जब पैसिव में है तो विल भी आया, और विल भी अगर यूज हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पर वेलकम ही होना चाहिए। ये एरर तो नहीं है, सेकंड आंसर एरर होगा। अगर आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन चैलेंज नहीं किए तो जरूर चैलेंज करने वाले थे, एक पिछला वाला भी हो गया, एक दूसरा हो गया ये। अगला सवाल है डिनोट का, आपको एंटोनिम करना है, बताना है डिनोट, इतना ये चीज क्या डिनोट कर रही है, इट डिनोट्स दिस। तो डिनोट मतलब क्या होता है, इसकी इस चीज को ये कन्वे करना है, आपको एंटोनिम बताना है। कन्वे करना है इसका सिनोनिम हो जाएगा कंक्लूड करना, आपने कंक्लूड किया, कन्विंस करना, किसी को मनाना, तो सही जवाब यहां हो जाएगा कंसील करना, मतलब छुपाना। तो ये डिनोट क्या करता है, ये कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, तो सही जवाब यहां पर आ जाएगा कंसील करना। ठीक, नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। टीचर ने स्टूडेंट्स से अपने आइडियाज को क्या करने के लिए कहा क्लास डिस्कशन के दौरान, गेट ऑन, पुट ऑफ, ब्रिंग अप, ब्रिंग अबाउट। तो अब यहां पर आपको आंसर बताना है, पुट ऑफ, ब्रिंग अप और ब्रिंग अबाउट और ब्रिंग गेट ऑन। तो सिंपली आपको ये फ्रेजल वर्ब्स का सवाल है, पिछले वाला जो पेपर था उसमें भी कुछ फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस आए थे जिसमें वो पूछ रहे थे फ्रेजल वर्ब्स के आंसर। तो टीचर ने क्या बोला, टीचर ने बोला कि आप अपने डाउट्स को आगे लेकर आइए। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग। यहां पर अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग नहीं पता है तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब सिंपली आपको पता है गेट ऑन मतलब किसी चीज को करने में स्टार्ट कर देना, गेट ऑन दिस। ठीक है, पुट ऑफ क्या होता है, किसी काम को डिले करना। ठीक है, पुट ऑफ मतलब होता है डिले करना। ठीक है, पुट ऑन द बैक बर्नर, पुट ऑफ किसी चीज को डिले करना। ठीक, ब्रिंग अप किसी चीज को ऊपर लाना, ब्रिंग अबाउट द चेंजेस या ब्रिंग अबाउट देयर आइडियाज। तो सही जवाब यहां पर आ जाएगा आपका ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग अबाउट होता है कोई चेंजेस करना कहीं पर, जैसे वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द कंट्री। तो ब्रिंग अबाउट आप यूज करते हो कोई चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस इन कंट्री। तो ब्रिंग अबाउट का प्रयोग सिंपली कोई बड़ी चीजों को होने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट कोई बदलाव लाना, जैसे केजरीवाल वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द कंट्री अर्लियर, अभी को तो पता नहीं। ब्रिंग अप, आप अपने डाउट्स वगैरह पूछो तो सही जवाब ब्रिंग अप हो जाएगा। ठीक, हाँ, द रिमोटनेस ऑफ द लोकेशन मेड इट डिफिकल्ट फॉर द अथॉरिटीज टू रीच आउट टू द पीपल। आप में इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पता करना है। तो लोकेशन की स्पेलिंग तो यार ये नहीं होती है, बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है ये। लोकेशन की जवाब स्पेलिंग मतलब इतनी ज्यादा गलत मत करो कभी भाई कि देखते ही पता लग जाए। ये ऊपर लिखी भी सही है लोकेशन, ये टाइपिस्ट की क्या है ये, अच्छा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ओके, सॉरी आई मिसरेड द क्वेश्चन। ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी। लोकेशन की स्पेलिंग भी गलत है, रिमोटनेस की स्पेलिंग भी गलत है, डिफिकल्ट की स्पेलिंग भी गलत है, तो तीन स्पेलिंग गलत है। ये वाली इन्होंने सही करके लिखी है, क्या ही क्वेश्चन है यार ये, तीन स्पेलिंग गलत है, ये वाली सही है, आपको बस ये पहचाननी थी तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द वॉर डैश बैडली डैमेज द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। वॉर क्या है, सिंगुलर, तो हैव तो नहीं आएगा। वॉर इज बैडली डैमेज द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉर वॉज, देखो वॉज और इज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वॉर और इज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वॉर या फिर इज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये कब होता है, ये होता है पैसिव वॉइस में। ठीक,
पैसिव ऑफ इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज और पास्ट में वॉज। क्या ये सेंटेंस पैसिव में है? द वॉर डैश बैडली, वॉर ने ही कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बैडली डैमेज किया है, यानी कि जो कारक है, जो सब्जेक्ट है, वो कैसा है? एक्टिव है। यदि एक्टिव है तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। आंसर क्या बचा हमारा? एक। तो द वॉर हैज बैडली डैमेज द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी। क्वेश्चन नंबर 17, परिमल होगा शायद, हैज गिवन अ चैलेंजिंग असाइनमेंट टू द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। आपको पैसिव वॉइस बताना है, तो यहां लिखा हुआ है हैज गिवन। पैसिव वॉइस में क्या होगा? या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। सॉरी, यहां पर पहले बीन आएगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर चैलेंजिंग असाइनमेंट लिखा हुआ है आपने, चैलेंजिंग असाइनमेंट, असाइनमेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या है? हैज। यहाँ पे विल नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, बात खत्म हो गई। आंसर आ गया मेरा पहला। A challenging assignment has been given by Perumal to the newly admitted students। इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि will और was और had been तो हो ही नहीं सकते। The teacher asked the students to dash their essays before the deadline। बेसिकली वो कह रहा है कि टीचर ने स्टूडेंट से अपने एसेज को सबमिट करने को बोला, डेडलाइन से पहले सबमिट करने की बात यहाँ पर वो कर रहा है। तो लैंड इन, पुट ऑफ, हैंड इन या हैंड अप, क्या होगा? हमने अभी पढ़ा था पुट ऑफ का मीनिंग क्या पढ़ा था? डिले होना। आप यहां पर क्या कर रहे हो? सबमिट कर रहे हो। अगर आप सबमिट कर रहे हो तो क्या करोगे? हैंड इन करोगे, हैंड अप नहीं होगा। पुट ऑफ डिले, लैंड इन नहीं, हैंड इन मतलब हैंड ओवर कर देने के सेंस में आता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू हैंड इन देयर एसेज बिफोर द डेडलाइन। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इस क्वेश्चन के लिए। कह रहा है सडन वायलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन, कुछ ऐसा जिससे बहुत ज्यादा तबाही कॉज होती है। तो इंट्रीग नहीं होता, इंट्रीग मतलब होता है इट्स इंट्रीगिंग, इंट्रीग होना, आई एम इंट्रीग्ड इन दिस, बहुत इंटरेस्टिंग होना, साथ ही साथ आश्चर्यचकित भी कर रहा है थोड़ा सा। फार्स, फॉल्स के लिए आ जाएगा, ब्लॉकबस्टर मूवी होती है। आंसर होगा कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रोफ मतलब होता है आपदा, तो सही जवाब यहाँ पर कैटेस्ट्रोफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपदा की ही बात हो रही है, एक ऐसा इवेंट जिससे बहुत ज्यादा लॉस कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 20, समवन हु हैज टू मच एडमायरेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। प्रीवियस ईयर है, अगर आपने प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से याद कर रखे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, मिसएंथ्रोपिस्ट मतलब हो गया हेटर ऑफ मैनकाइंड। वर्ड पावर वाली सीरीज अगर आप लोगों ने अच्छे से देख रखी है तो ये सब अच्छे से कर लोगे। मिसोगैमिस्ट, गैमिस्ट मतलब होता है मैरिज, तो मिसोगैमिस्ट मतलब हो जाता है आपका हेटर ऑफ मैरिज। ठीक है। पैंथीस्ट, थीस्ट मतलब होता है बिलीव, पैन मतलब एवरीवेयर, पैंथीज्म मतलब हो गया हु बिलीव्स एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। ठीक, तो आंसर है हमारा नार्सिसिस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और आपकी वर्ड वर्ड पावर मेडी क्लास में मैंने ये पढ़ाया हुआ है अच्छे से। नार्सिसस नाम का व्यक्ति था जो कि बहुत ही सेल्फ एडमायरर था, तो उसी से वर्ड बन गया नार्सिसिस्ट। आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सीरीन। अगेन जो लोग हमारी न्यू वोकैबुलरी सीरीज देख रहे हैं उसमें ये बहुत बार कराया है। सीरीन, काम, कंपोज्ड, ट्रैंक्विलाइज्ड। ठीक है, इसके अलावा सीरीन, काम, सैंग फ्रॉइड। ठीक। ऑप्शन है हमारे पास केओटिक, केओटिक मतलब शोरगुल, हल्ला गुल्ला, एजिटेटेड मतलब भड़का हुआ, एंग्री मतलब गुस्से में। सही जवाब हमारा क्या हो गया? काम। बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। आई डिड नॉट डैश टू यूनिवर्सिटी yesterday। आप देख पा रहे हो यहाँ पर yesterday का प्रयोग है, यानी कि वाक्य किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और यदि निगेटिव है तो डिड के साथ में नॉट आएगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। करेक्ट है। यदि ऐसा है तो गॉन नहीं होगा, वेंट नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा, आंसर हो जाएगा गो। आई डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी yesterday।
23 आपको इसमें पैसिव एक्सप्रेशन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस बेसिकली इनडायरेक्ट सेंटेंस बताना है। सेट टू जाएगा टोल्ड में आस्क्ड टोल्ड, चलो आस्क्ड वाले को भी कंसिडर कर लेंगे, छोड़ दे थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। टोल्ड आस्क्ड, ठीक। आगे का वाक्य पास्ट में हो जाएगा तो नो चला जाएगा न्यू में, नोज नहीं हो सकता, नोज नहीं हो सकता, न्यू हो सकता, न्यू हो सकता, ठीक है। एवरीथिंग इज लिखा हुआ है तो ये भी पास्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा वॉज में, ये वॉज हो सकता है पहला, ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। ये वाला पहले ही गलत हो गया, दो बच रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया, आंसर हो गया चौथा हमारा। अनिल told रिया दैट ही न्यू वेयर एवरीथिंग वाज केप्ट इन द किचन। कोई सवाल, कोई दिक्कत इस सवाल में? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। इसमें आपको एरर बतानी है, ठीक है। व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन? तो कह रहा है इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन? बताइए इस सवाल में एरर क्या है। इस सवाल में इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। आप बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपने यहां पर लिखा हुआ है इट इज अ वेल नोन फैक्ट, इट सिंगुलर है, इज ये एक वेल नोन फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट आपने यहां पर लगाया हुआ है द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, की मोनार्की जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है। आप इसमें देख पा रहे हो उन्होंने लगाया हुआ है कि मोनार्की जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है। तो व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन? सो बेसिकली इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट रेफरिंग टू अ सम स्पेसिफिक मोनार्की, हमको यहाँ पे स्पेसिफिक मोनार्की की बात नहीं कर रहे हैं। मोनार्की मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, a system of government by queen or queens or kings, a system of government by king or queens, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। लेकिन अब यहां पर कह रहा है इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो यहां पर द मोनार्की नहीं होना चाहिए, अ मोनार्की होना चाहिए, क्योंकि आप कोई स्पेसिफिक मोनार्की की बात नहीं कर रहे हो। तो यहां पे द की जगह बेसिकली आ का प्रयोग हो जाएगा। यही एरर एसएससी ने यहां पे कंसीडर करी है। द अ मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, की कोई एक जो मोनार्की है वो यहाँ पे कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पे साथ ही साथ क्लियर करता हुआ चलता हूँ कि देखो अब अभी मैं आपको जो मैंने दिखाया था, ये जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी था, इसी पे ना अपन यहाँ पे जरा सा मोनार्की देख लेते हैं। मोनार्की का क्यों मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको भी मैं आपको जैसे ही मैं ये दिखाऊंगा तो समझा दूंगा कि क्यों मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मोनार्की दिखाने चाह रहा हूँ। देखो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने देखो बोला हुआ है यूजुअली द मोनार्की का ही जनरली प्रयोग होता है। जैसे द मोनार्की सिंगुलर है, अनकाउंटेबल, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। तो प्लान्स टू अबॉलिश द मोनार्की, रिबेल्स ट्राइंग टू ओवरथ्रो द एब्सोल्यूट मोनार्की, द स्पार्टन्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज मिक्स्ड कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ मोनार्की, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। सो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पर वो कह रहा है कि यूजुअली द मोनार्की का प्रयोग होता है, और ये कौन कह रहा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते थे, ठीक है, कर सकते हो। यहाँ पर द मोनार्की भी सही हो सकता है, नो एरर इसका आंसर हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई, हाउ डिड दिस हैपन टू दिस पेपर की इसमें से 3 से 4 सवाल जो मुझे एरर के दिख रहे हैं सारे के सारे कंट्रोवर्शियल दिख रहे हैं। तो द मोनार्की भी सही है, रीजन मैंने आपको आपके सामने दिखा दिया। तो देयर शुड नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ओवर दैट कि मैंने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपके सामने खुली है, आप लोग भी जाकर चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। द मोनार्की साफ साफ लिख के दे रहा है ये, ठीक है। तो ये सही होता है बेसिकली। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर गलत स्पेलिंग पकड़नी है, कौन सी गलत स्पेलिंग है। तो मैक्सिम होता है अ डेज ओल्ड सेइंग, लिसेंटियस होता है जो बहुत ही मतलब नीच किस्म का आदमी, जो बहुत ज़्यादा लिबिडियस है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल चीज़ों में रहता है। कॉन्ट्ररी होता है बेसिकली जो बहुत कंफ्यूज्ड है। प्रोफ्ली आपका जो लिसेंटियस ऑब्जेक्टर प्रोफ्लीगेट सही है, लिसेंटियस की स्पेलिंग आपकी जो है यहाँ पर गलत हो जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। चलिए आगे बोलता है पैसिव फॉर्म बतानी है आपको। द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन टुमारो। पैसिव फॉर्म बतानी है। पैसिव क्या होता है? विल के साथ में क्या हो जाएगा? पैसिव में अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, विल बी के साथ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। 3 विल बी वाला क्वेश्चन भी इनका गलत है, ये वाला भी गलत है, उसके एक पहले भी दिखाया था वो भी गलत है। 3 सवाल अभी तक गलत दिख चुके हैं।
इज बीइंग नहीं होगा, वॉज एक्सप्लेन नहीं होगा, विल भी हो सकता है, विल हैव बीन नहीं होगा। आंसर हो जाएगा थर्ड, द लेसन विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर टुमारो। अब ये बड़ी एब्सर्ड चीज है, अगर वो इन सारे सवालों को गलत मानेंगे, मानना पड़ चाहिए क्योंकि वो दिखा दिया मैंने आपको प्रूफ साथ साथ में, अगर ऐसा है तो एक ही पेपर में 3 सवाल गलत होना, वो भी 40 क्वेश्चंस में से, बहुत दुखद है। मतलब एक पेपर में इन लोगों के इतने गलत हो गए, दूसरी तरफ उस पेपर में एक सवाल ही गलत था, एक सवाल भी गलत नहीं था। तो ये बड़ा गलत चीजें हैं, मतलब अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो बड़ा ही खराब लगता है देख के कि यार आप एक 40 क्वेश्चन तुमसे सही नहीं बन रहे। क्वेश्चन नंबर 27, और फिर ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें क्यों डालनी है? अब हो सकता है कि एसएससी कहते हैं अमोनार्की सही है, ठीक है, माना जा सकता है, ये भी माना जा सकता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों करनी है ऐसी चीजें? भाई ऐसा सवाल रख लो जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, इतनी कंट्रोवर्शियल वाला क्वेश्चन ही क्यों रख देना है? डिफिकल्ट बनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन रख दो। कंट्रोवर्सी वाले का मतलब ये होता है आधे ग्रामेरियंस इस बात पे एग्री करते हैं, आधे ग्रामेरियंस उस बात पे एग्री करते हैं। जैसे ये मोनार्की वाला सवाल है, अब कुछ ग्रामेरियंस कहेंगे नहीं नहीं अमोनार्की ही होना चाहिए, कुछ ग्रामेरियंस कहेंगे नहीं द मोनार्की चाहिए। हम कोई बहुत बड़े ग्रामर के ज्ञाता नहीं है, लेकिन यार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बड़े तो हम भी नहीं है, वो जो कह रही है वो सच होना चाहिए, खत्म बात हो जाती है। पता नहीं क्यों करना है इनको ऐसा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको सरप्टिशियस की, तो जो लिखा हुआ है वो तो गलत ही है। सरप्टिशियस की सही स्पेलिंग आपकी सिंपली ये हो जाती है, यहाँ पे IOS नहीं आ रहा है, यहाँ पे RR नहीं आ रहा है, यहाँ UO नहीं आ रहा है, ठीक है। तानिया डैश टू द कैंटीन, कैंटीन, तो तानिया सिंगुलर है तो वर नहीं हो सकता, हैड के साथ में गोइंग नहीं आता, हैड के साथ में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बड़ा क्वेश्चन को देख के मूड खराब हो रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार क्यों रखने हैं। वॉज गोइंग इज करेक्ट, तानिया वॉज गोइंग, ठीक है। ऐसा कई बार देखा गया है कि आरबी पे कोई बात उठी है तो वो एसएससी ने चेंज करी है। तो मैं, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हालांकि मेरा मुश्किल है देखे हूँ, बट अगर देख रहे हो यार तो ऐसे सवाल मत रखो, ऐसे सवाल रखो जो सीधे सीधे जिनके जवाब हों, सीधे सीधे आंसर हो, तो भाई सही गलत का सही अंदाजा लगेगा। नहीं तो बच्चों का, उसमें बच्चों का नुकसान है कि भाई एक पेपर के 3 सवाल सही उनके गलत हो गए तो 3 सवालों के उनको मार्क्स तो ऐसे फ्री में अवार्ड हो जाएंगे ना। चलो क्लोजेस्ट का सवाल है, कह रहा ही लुक्स आउट ऑफ द विंडो एट द डैश स्नो, ठीक है, then turns and takes his wife in his arms, feeling grateful to be here, even as he wonders what he is going to do with his life in strictly practical terms. For years he had dashed himself to do one thing and he did it well, but he doesn't know whether he wants to keep doing it for the rest of his life, for that matter whether anyone will let him. He is still worrying when they go to bed. They have been learning to get by this with this lens, with less, and they'll be keep learning. It seems to him as if they are taking a course in loss. Lately, as he feels himself falling asleep, he has and dash he believes in important, which he hopes he will remember in the morning. Although it is one of those thoughts that seldom dash translation to the language of daylight hours. तो फॉलिंग, प्रेइंग, डैशिंग और ब्लेजिंग। ब्लेजिंग मतलब ब्लेजिंग फायर, ठीक है, होता है आग लगाने के सेंस में। डैशिंग कुछ बहुत अच्छा, प्रेइंग प्रार्थना करना, स्नो क्या हो रही है, गिर रही थी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फ्लाइंग, फॉलिंग, सॉरी, ठीक है, द स्नो वाज फॉलिंग। फॉर इयर्स he had dashed himself to do one thing, मतलब उसने बहुत सारे समय तक अपने आप को क्या किया था, and he did it well, but he doesn't know whether he wants to keep doing it for the rest of his life, for that matter whether anyone will let him. तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि उसने बहुत सारे समय तक, बहुत सालों तक वो उसने बाहर देखा खिड़की के गिरती हुई स्नो को, उसने अपना फिर पीछे मुड़ा, अपनी वाइफ को अपनी बाहों में लिया और बहुत ग्रेटफुल फील किया कि दैट ही इज गोइंग टू डू विद हिज लाइफ इन स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल टर्म्स। फिर इवन एज ही वंडर्स व्हाट ही, उसने वंडर किया कि वो क्या करने वाला अपनी लाइफ के साथ में प्रैक्टिकल टर्म्स में। फॉर इयर्स ही हैड डैश हिमसेल्फ टू डू वन थिंग, उसने अपने आप को बहुत सालों तक क्या करने से डैश कर रखा था। फॉर इयर्स ही हैड डैश हिमसेल्फ, For years he had dashed himself to do one thing and he did it well, यानी कि उसने एक चीज करने से अपने आप को बहुत दिनों से क्या कर रखा था और उसने इस चीज को अच्छे से किया। But he doesn't know whether he wants to keep doing it or for the rest of his life. तो mesmerize मतलब होता है आपका, mesmerize का मतलब होता है आपका किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, आपने किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया, you mesmerized him, ठीक है। Penalized, पेनाल्टी देना। Abstain होता है, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है abstain
फ्रॉम सेइंग समथिंग, कुछ कहने से बचने के लिए आता है अब्सटेन, और कुछ करने से बचने के लिए आता है रिफ्रेन। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग एंड अब्सटेन फ्रॉम सेइंग समथिंग, रिफ्रेन फ्रॉम अल्कोहल, कुछ करने से बचने, रिफ्रेन। तो बेसिकली उसने इस चीज के लिए क्या किया था, अपने आप को बहुत समय से ट्रेन किया था। ही ट्रेन्ड हिमसेल्फ, पेनलाइज नहीं किया होगा, मेस्मराइज और अब्सटेन नहीं किया। ठीक है, आगे कहता है as he feels himself falling asleep, he has an dash he believes is important। तो कह रहा है कि जैसे ही उसको फील हुआ कि वो सोने जा रहा है, he has an dash, क्या हुआ, implication हुआ, इंस्टेंस हुआ, इंश्योरेंस हुआ या इंसाइट हुआ। इंस्टेंस मतलब होता है जैसे फॉर एन इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। इंस्टेंस मतलब हो जाता है सिंपली एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इंश्योरेंस, इंश्योर करना किसी को, जैसे इंश्योरेंस क्या होता है, बीमा करना। ये जो LIC है, जीवन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस करती है, बीमा कर देती है। इम्प्लीकेशन मतलब मैंने आपसे कुछ कहा, इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इससे कुछ आप अर्थ निकालोगे, दैट इज इम्प्लीकेशन। तो सही जवाब यहां हो जाएगा इनसाइट। ठीक है, ही हैज एन इनसाइट ही बिलीव्स इज इंपॉर्टेंट, मतलब उसने एक इनसाइट ली, एक जानकारी ली जो उसे लगा कि काफी इंपॉर्टेंट है। He will remember in the morning, which he hopes he will remember in the morning, although it is one of those thoughts that seldom dash translation to the language of daylight hours। तो बेसिकली कह रहा है कि जैसे ही वो सोने वाला था, उसे एक इंसाइट मिली जो उसे लगा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने उसे होप किया कि वो सुबह किस तक भी उसे याद रख पाएगा। ठीक है, यद्यपि वो ऐसा वन ऑफ दोज थॉट्स था जो कि शायद ही कभी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता हो डे लाइट में। ठीक है, तो फैब्रिकेट मतलब होता है इट इज अ फैब्रिकेटेड स्टोरी। ठीक है, फैब्रिकेट मतलब होता है कुछ बनाना, फैब्रिकेट करना मतलब बनाना, फैब्रिकेटेड स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी। प्रोलिफरेट मतलब फैलाना, इंस्टॉल कुछ इंस्टॉल करना, सर्वाइव करना, जैसे आप हम सब सर्वाइव कर रहे हैं, दैट सेल्डम सर्वाइव ट्रांसलेशन टू द लैंग्वेज ऑफ डे लाइट आवर्स। तो यहां पर हो जाएगा सिंपली सर्वाइव। ठीक है, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ पैसेज से है, क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, इसको पढ़िए। पूछ रहा है दिस विच ऑफ द फॉलोइंग डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ अ लीडर इज मेंशन्ड इन द पैसेज। लीडर की कौन सी डिजायर्ड क्वालिटी यहाँ पर आपका मेंशन है, पढ़िए इसको ध्यान से। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। लीडरशिप डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट फॉलोअरशिप। लीडरशिप फॉलोअरशिप के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। अ लीडर हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय अ ग्रुप विच द फॉर्मर इज सपोज टू लीड। लीडर को एक ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिसे वो लीड करने वाला है। टू गेन एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकार्यता को हासिल करने के लिए लीडर को क्या करना चाहिए, उसके एक इमोटिव इंपैक्ट ग्रुप मेंबर्स पे बनाना चाहिए कि इमोशंस, भावनाओं को जगाओ। द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एग्जिबिटेड बाय लीडर्स मेक्स देम डियर टू देयर फॉलोअर्स। और जो कैरेक्टर, चरित्र की जो स्ट्रेंथ होती है, उससे लोग जो है लोगों का प्रिय बनता है, फॉलोअर्स का प्रिय बनता है। अ लीडर इज वन हु इफेक्टिवली इंस्पायर फॉलोअर्स टू अचीव वर्थवाइल थिंग्स। लीडर कौन है, जो लोगों को इंस्पायर करे कुछ अच्छी चीजों को जीवन में हासिल करने के लिए। ठीक है, इट इज नॉट पॉम्प एंड शो, कोई दिखावे वाली चीज नहीं होनी चाहिए, कोई फ्लैटरी नहीं होनी चाहिए कि चापलूसी दिखा रहे हो, नहीं बहुत सारे इंसेंटिव्स देने को सैंक्शन होना चाहिए। पॉम्प एंड शो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ऑ एंड लीडर इज डिफाइड रादर एज एम्यूलेटेड। तो अगर आप बहुत ज्यादा दिखावे वाली चीज करोगे तो क्या होगा कि लीडर को एक डिफाई बना दिया जाएगा, उसको कॉपी नहीं किया जाएगा। ठीक है, फ्लैटरी इज अनरियलिस्टिक एंड कैन नॉट सर्व अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। अ लीडर्स स्टाइल शुड बी वन, ऐसा होना चाहिए जिसे एम्यूलेट किया जा सके भाई, मतलब सभी लोग उसे कॉपी कर सके, चाहे वो किसी भी क्लास, कैलिबर या कैडर के हों। सिंप्लिसिटी इज वंस डे टू डे कंडक्ट इज द ओनली थिंग दैट कैन बी अडॉप्टेड। तो सिंप्लिसिटी एक ऐसी चीज है जिसे अडॉप्ट किया जा सकता है। तो कह रहा है लीडर की कौन सी डिजायर्ड क्वालिटी जो मेंशन है, तो डिफाई नहीं है, पॉम्प शोई, फ्लैटरी नहीं है, सिंपली क्या है, सिंप्लिसिटी। साफ यहां पर वो कह रहा है बात। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है एमुलेट का। एमुलेट मैंने बताया आपको कॉपी करना, तो रिलैक्स, सपोज एग्जिबिट नहीं होगा, क्या होगा, इमिटेट करना, कॉपी करना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई शुड द लीडर जनरेट एन इमोटिव इंपैक्ट। इमोटिव इंपैक्ट क्यों बनाना चाहिए, देखो यहां पर लिखता है कि उसे एक ना इमोटिव इंपैक्ट, इमोशंस को जगाना चाहिए। क्यों, टू गेन द एक्सेप्टेबिलिटी, तो टू एक्वायर सोशल नॉलेज नहीं,
टू मोल्ड द कैरेक्टर नहीं, एग्जिबिट द कैरेक्टर नहीं, टू गेन एक्सेप्टेंस बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। साफ लिखा है टू गेन द एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस को पाने के लिए। ठीक, सेलेक्ट द बेस्ट समरी ऑफ द पैसेज। समरी क्या है पैसेज की? लीडर्स इफेक्टिवली इंस्पायर एंड गाइड हिज फॉलोअर्स टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। A leader's style cannot serve as long-term motivation among the group, ये नहीं कह रहा है। Motivation is innate quality that enables an individual, motivation innate quality ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। Administrative knowledge is essential for the followers to get success, ये भी कहीं नहीं लिखा है। सही जवाब क्या है? फर्स्ट, a leader effectively inspires and guides his followers to achieve desired goals। पहला जो है वो सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल है, इसको भी पॉज करके आप लोग एक बारी पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, इन 1888 एन अटलांटिक कंट्रीब्यूटर मेड द केस फॉर अ साइंस ऑफ नेम्स। ठीक है, एक अटलांटिक कंट्रीब्यूटर ने केस बनाया साइंस ऑफ नेम्स नाम। पेरेंट्स आर स्ट्रेंजली केयरलेस एंड अनसाइंटिफिक इन गिविंग नेम्स टू चिल्ड्रन। कह रहा है कि पेरेंट्स जो होते हैं कई बार केयरलेस और बहुत ही अनसाइंटिफिक नेम अपने बच्चों के रख देते हैं। द कंट्रीब्यूटर कंप्लेन, कंट्रीब्यूटर ने ऐसा बताया, वो भूल जाते हैं, they forget that not only from the social point of view it is very advantageous to have one's name remembered। कह रहा है कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि अगर नाम है तो बहुत ही ऐसा नाम होगा, अच्छा नाम होगा तो याद रखा जाएगा, बट that from the business point of view notoriety is capital and must be obtained by persistent and ingenious advertising। कह रहा है कि नाम मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा होना है जिससे नोट करें लोग उसे। Indeed, the contributor argued, उसने कहा कि एक अच्छा नाम जो होता है एक बच्चे को एक स्टार्ट इन लाइफ इक्विवेलेंट टू कैश कैपिटल ऑफ एटलीस्ट $15,000 दे देता है। अच्छा नाम इतना कैपिटल उसे फ्री में देता है। वन वे टू एंश्योर दिस हेड स्टार्ट क्या है? बी गाइडेड बाय यूफोनिक क्वालिटी ओनली। अब इसके लिए आपको यूफोनिक क्वालिटी से पता जानकारी होनी चाहिए। Although not all this contributors guidance can or should be applied today, should still apply today। सारी बात इस कंट्रीब्यूटर की सारी बातों को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ नेम टू अ चाइल्ड्स आइडेंटिटी हैज स्टेड फ्रंट ऑफ माइंड फॉर मैनी पेरेंट्स। कह रहा है कि लेकिन ये जो नाम की आवश्यकता है ये काफी लोगों के दिमाग में आ गई। अ नेम जो है कैन डिटरमिन वेदर अ चाइल्ड फिट्स इन और स्टैंड्स आउट एंड मैनी पेरेंट्स डिफर ऑन व्हाट विच ऑफ दोज आउटकम्स इज प्रेफरेबल। ठीक, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूटर जो पेरेंट्स होते हैं दे आर स्ट्रेंजली केयरलेस हैं, अनसाइंटिफिक हैं अपने बच्चों का नाम देने में। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दे डू इट विदाउट कंसीडरिंग द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दे डू इट विदाउट डिस्कसिंग इट विद रिलेटिव्स, इसके बारे में कोई बात नहीं है, दे डू इट विदाउट कंसीडरिंग द एक्चुअल मीनिंग, इसके बारे में कोई बात नहीं है, और लेटर्स इंटरेस्ट, इसके बारे में भी कोई बात नहीं है। तो आंसर आ जाएगा पहला। हमेशा ध्यान रखिए पैसेज को सॉल्व करने समय यह जरूर ध्यान देना है हमें वही जवाब मार्क करने हैं जो पैसेज में लिखे हैं, अपनी पूर्व जानकारी के आधार पर आंसर नहीं मार्क करने हैं। ठीक है, मतलब ये जो 3 हैं ये आपके आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन ये पैसेज में नहीं लिखा है, पैसेज में जो लिखा है वही आंसर होगा। कह रहा है प्लीजिंग एंड स्वीट साउंड, इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड बताओ जो पैसेज में लिखा है। तो पैसेज में यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा था कि यूफोनिकली बोला था इन्होंने एक जगह पे, तो यूफोनिकली बोला था, ऐसे नाम होने चाहिए जो यूफोनिक होने चाहिए, यानी कि सुनने में अच्छे लगने चाहिए। यू मतलब होता है अच्छा और फोनिक मतलब अच्छा साउंड, तो यूफोनिक बोला हुआ है, आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, यूफोनिकली होने चाहिए यानी कि साउंड दैट शुड साउंड एटलीस्ट गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी गिवन टू द चाइल्ड इफ ही गेट्स अ गुड नेम, क्या हो जाएगा उसे? अच्छा बैंक बैलेंस मिल जाएगा, प्रोफेशनल एटीट्यूड मिल जाएगा, परफेक्ट एड्रेस मिल जाएगा, हेड स्टार्ट मिल जाएगा। देखो यहां पर वो कह रहा है कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू गुड नेम विल गिव अ चाइल्ड अ स्टार्ट इन लाइफ इक्विवेलेंट टू दिस, वन वे टू एंश्योर दिस हेड स्टार्ट। क्या मिल रहा है? हेड स्टार्ट मिल रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो रहा है? हेड स्टार्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर इन पैसेज? ह्यूमरस है, सरकास्टिक है, परसुएसिव है या मेलैंकोलिक है? ह्यूमरस मतलब होता है मजाकिया अंदाज, ह्यूमर मतलब होता है मजाकिया अंदाज है। ठीक है, सरकास्टिक होता है सरकाजम, मतलब आप जैसे आप कहो कि तंज कसना, किसी पे व्यंग करना, तो यहाँ कोई व्यंग की बात नहीं हो रही, जानकारी दे रहा है वो, कम मजाक भी नहीं कर रहा है, ह्यूमरस भी नहीं। मेलैंकोलिक होता है बहुत ही उदास करने वाला, बहुत ही जैसे ट्रेजेडी वगैरह की बात हो तो वो आपको उदास करेगी, वो भी नहीं है। परसुएसिव है क्योंकि आप नहीं पढ़ के आप लोग के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि हाँ यार नाम थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, तो ये परसुएसिव एटीट्यूड हो गया, मतलब आपको मनाने वाली बात।
ठीक है, चलिए। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। काफी 3 से 4 सवाल इसमें काफी बकवास से थे जो गलत हैं, और मतलब उनको मैंने आपको बता दिया है सबके प्रूफ के साथ में। कंसीडर वाला एक हो गया, एक विल बी वाला हो गया, और एक हमारा तीसरा मोनार्की वाला क्वेश्चन भी हो। ठीक है, तो इन तीनों का ध्यान देना। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं जब तक, तब तक अगर आपकी चैलेंज करने की डेट है तो आप जरूर से चैलेंज कर दीजिए, और नहीं है तो आई थिंक बाकी लोगों ने चैलेंज किया होगा इसमें। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।